गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के 6 प्रॉपर्टीज का स्टडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में बचे हुए जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे। कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ तो कंडक्टर से एक प्रॉपर्टी क्रिएट होगा और फील्ड से एक प्रॉपर्टी बनेगा, और अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो। मीन्स 9th नंबर में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और 10 नंबर में हम डायरेक्शन की बात करेंगे। यही फ्रेंड्स हम लोगों को स्टडी करना है। तो आइए 7th प्रॉपर्टी क्या कहता है वो सुनते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ। कंडक्टर के सरफेस से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगा या कंडक्टर के सरफेस पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड करेगा तो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलरली। तब हम लोग चार्ज कंडक्टर की बात कर रहे होंगे और चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ये पॉइंट्स बोलने की जरूरत नहीं होती है, ये सब अंडरस्टूड है कि चार्ज कंडक्टर होगा, चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी जाएगी तो वह कंडक्टर के सरफेस पे या तो परपेंडिकुलरली एंड होगा या कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलरली स्टार्ट होगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, समझना इन चीजों को है। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, आपने इस कंडक्टर को चार्ज कर रखा है और आपका यह चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो कहा जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वह यहां से स्टार्ट होगा नॉर्मली। मींस ये जो आप लाइंस देख रहे हैं इस लाइन को आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं जो आपके कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस तरफ की बात करी जाए आप इस तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फ्रेंड्स क्यों ऐसा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल ही क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही, क्यों नहीं किसी एंगल पे, क्यों नहीं जैसे तैसे? तो उसका आंसर देते हैं हम। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज कंडक्टर के नॉर्मल स्टार्ट ना हो करके किसी एंगल पे स्टार्ट हो जाए लाइक थीटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, तो क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स, एक कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल लाइक ई कॉस थीटा और एक कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल ई साइन थीटा डेवलप हो जाएंगे। हम ई कॉस थीटा के बारे में तो कुछ नहीं जानते, लेकिन ई साइन थीटा के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं कि आपके कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो क्या करेगा, अपने अंदर के चार्ज को सरफेस के पैरेलल ड्रिफ्ट करने लगेगा। इस कंडक्टर के चार्ज को एक मोशन मिल जाएगा, वह मूव करने लगेगा, उसमें एक मूवमेंट दिखने लगेगा ड्यू टू ई साइन थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस वक्त चल रहा है जो 8 मार्क्स है।
इसको फिनिश करेंगे तो यूनिट 2 में इंटर करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे कि एक वायर लेते हैं हम, वायर मतलब कंडक्टर, जैसे यह भी एक वायर है, तो हम इसके अंदर जो कॉपर वायर है उसकी बात कर रहे हैं, इसके कवर की बात नहीं कर रहे हैं, इंसुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वह वायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जहां से करंट फ्लो हो सकता है, हमेशा नहीं होता, क्योंकि अगर हम इस वायर की बात करें तो इस वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होता है जब ये अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड कहने का मतलब जब तक इसको किसी बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं तब इसे अनबायस्ड कहते हैं, और जब तक ये अनबायस्ड होता है तब तक इसका जो पोटेंशियल है कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पे वो सेम होता है। पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वक्त आप पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत बेहतर फील नहीं कर रहे होंगे, तो भी कोई बात नहीं है, 9th 10th में जो पढ़े थे आप उससे ले सकते हैं, या एक टर्म समझ करके बस आप सुन लीजिए। तो क्या है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तब तक इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस कंडक्टर के क्रॉस करंट की वैल्यू होगा जीरो। तब इस कंडक्टर को आप छुएंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, जिसको आप कहते हैं कि करंट लग गया, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। इसका क्या मतलब है कि इस कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। अगर कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या किसी सोर्स से आप कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल डेवलप हो जाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहता है। आपके बैटरी का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात होने लगता है, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात जैसे ही होगी उसके रेट को हम करंट कहते हैं। तब अगर नेकेड वायर को आप टच करेंगे आपको शॉक लगेगा, आप उसको फील कर सकेंगे। मतलब अगर इसके सरफेस के पैरेलल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर आपको सरफेस करंट मिलेगा, और वह सरफेस करंट हम फील करते हैं जब हम उसको टच करते हैं। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, ये अनबायस्ड है, इसको किसी सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली इसको छुएंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर सरफेस करंट आपका जीरो है। अगर इस सरफेस करंट को जीरो करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल ना दिखे। जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल आया, मतलब यहां पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगेगा और यहां पर सरफेस करंट डेवलप हो जाएगा, और सरफेस करंट के डेवलप होते ही आप छुएंगे आपको शॉक लगेगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? आप किसी भी चार्ज रॉड को जब छूते हैं तो क्या आपको शॉक लगता है? नहीं, हमें वहां पर कोई शॉक नहीं लगता, क्योंकि वहां पे सरफेस करंट डेवलप होता ही नहीं है। और अगर यहां पे सरफेस करंट डेवलप नहीं होता है, यहां पर सरफेस करंट की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट यहां पर स्यूडो है, फॉल्स है, ये एक्चुअल यहां पर नहीं है। तो इस कंपोनेंट का इस डायरेक्शन में नहीं होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल ही होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन को छोड़कर कोई भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का एज्यूम करेंगे तो एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आ ही जाएगा। तो प्रैक्टिकली किसी भी चार्ज रॉड को हम टच करते हैं तो मुझे शॉक नहीं लगता, प्रैक्टिकली उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अनबायस्ड कंडीशन में यह स्पष्ट करता है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट आपके कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करता है।
और अगर ऐसी हमें कंडीशन रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट ना करे, तो आपको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ही रखना पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होगा या कंडक्टर के सरफेस पे एंड करेगा। और भी तरह का स्केच कर सकते हैं, ये तो ड्राइंग है, आप अपने प्रॉपर्टीज को समझ के ड्रॉ करते रह सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज है और यहां पर एक रॉड है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? यहां से स्टार्ट करेगा और इसको हम नेगेटिवली चार्ज रॉड मान लेते हैं, तो एंड करेगा। जब भी करेगा तो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ड्रॉ करने का तरीका तो हम लोग समझ ही चुके हैं, और इस तरीके से उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर लिया जाए, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, दिस वे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंडक्टर होता है स्फेरिकल, तो क्या करते हैं? ये मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर है, और अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखलाना होगा तो कैसे दिखलाएंगे आप? तो हम कहेंगे फ्रेंड्स, आप पहले कुछ रेडियल लाइंस खींच लीजिए, रेडियल लाइंस यानी रेडियस, और ये कैसा चार्ज है वो बता दीजिए। तो मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो वो लाइन जो आपके कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट के परपेंडिकुलर है, मतलब वो रेडियल लाइन ही हो सकता है। तो रेडियल लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए, इस तरीके से 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 रिप्रेजेंट कीजिए, और मेनी मोर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब लाइन आपके कंडक्टर के सरफेस के किसी पॉइंट को टच करे तो उस लाइन को आगे पीछे बढ़ा के देख लीजिएगा तो वह उसके सेंटर तक पहुंचता है कि नहीं। जो लाइन उसके सेंटर से क्रॉस हो जाने वाला लगे, जो लाइन उसके सेंटर पे पहुंच सके, मतलब वह लाइन ही आपके कंडक्टर के सरफेस के उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, सारे लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कंडक्टर के साथ हम बात करते तो एक और बात होती है जो हमारे अगले प्रॉपर्टी में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, फील्ड। कंडक्टर की तरफ फील्ड बनाओ, तो कंडक्टर की बात हो गई, अब उसके फील्ड की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? प्रॉपर्टी नंबर 8, आपको यह बात इस वक्त जान लेना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होता है। इस बात को हम लोग डिस्कशन करेंगे जब गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे या फिर कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे होंगे। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये जान लें, ये मान लें कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंडक्टर से रिलेटेड 2 बात याद रखनी चाहिए। पहली बात कि कंडक्टर
के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगा या कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड होगा, वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के इनसाइड नहीं एग्जिस्ट करेगा। यह बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। जब आप कार से घूमने जा रहे हो और अचानक से थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की बात हो, बिजली गिरने वाली हो, जो कि बेहद खतरनाक नेचर का फेनोमेना है, किलोमीटर्स तक के रीजन को जला के राख कर देती है, उससे अपने आप को सेफ करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने कार के डोर्स को, विंडोज को अच्छी तरीके से क्लोज कर दीजिएगा और अंदर ही चुपचाप बैठे रहिएगा जब तक बाहर खतरा आपको महसूस हो रहा है। जैसे ही कार के दरवाजे, खिड़की को आप बंद कर देते हैं, आपका वह पूरा कार एक कंडक्टर की तरह है, एक कंडक्टर बॉक्स की तरह बन जाता है। और कंडक्टर बॉक्स की तरह बनने का मतलब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। मतलब वो जो आपकी बिजली होगी, जो लाइटनिंग होगा, जो थंडरस्टॉर्म्स होगा, वो आपके कार के सरफेस पर हिट तो करेगा, स्ट्राइक तो करेगा, लेकिन वह कार के अंदर इंटर नहीं करेगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, लेकिन अंदर आप बिल्कुल सेफ हैं। गलती से भी खिड़की या दरवाजे खोल के हल्का भी हुल्की मारने का प्रयास मत कीजिएगा। उतना ही टाइम मोर देन एनफ है उस इलेक्ट्रिसिटी को कार के अंदर इंटर करने और जलाकर आपको राख करने में। तो बिल्कुल उसको पैक कर दीजिए और इत्मीनान से आप रुक करके मौसम के अच्छे होने का वेट कीजिए। तो यह एक तरह से आज हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन भी है कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें अनवांटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे। जैसे कोई भी पेशेंट हार्ट के हैं जिनका जो पल्स रेट है वह नेचुरल पल्स रेट से खराब हो गया है, वो उनका दिल धड़कना नेचुरली बंद कर चुका है, कभी जरूरत से ज्यादा स्लो या फास्ट हो जाता है, तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट उनके शरीर में लगाते हैं जिसे हम कहते हैं पेसमेकर। वो पेसमेकर ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जब आपका पल्स रेट जरूरत से ज्यादा कम होता है तो उसको मेंटेन करता है बढ़ाकर, और जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो मेंटेन करता है उसको घटाकर। लेकिन अगर सस्ता वाला पेसमेकर है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का है, तब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ता है। मतलब वो सही तरीके से काम करना बंद भी कर सकता है। तो वैसे पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप डीजे के बगल से ना गुजरे, आप ट्रांसफार्मर के बगल से ना गुजरे, आप टेलीविजन को दूर से देखें, आप मोबाइल फोन को अपने अपर पॉकेट में ना रखें। इन सब से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इमिट होता रहता है जो आपके पेसमेकर को डैमेज कर सकता है। लेकिन ऐसे ही पेसमेकर हैं जो 10 लाख 15 लाख तक की कीमत में आएगा, जिस पेसमेकर को एक कंडक्टर से सील्ड कर दिया जाता है और उसको लगा दिया जाता है। अब आप डीजे के बगल से ना डीजे पर बैठ करके सुनिए, ट्रांसफार्मर के नीचे से नहीं ट्रांसफार्मर पर ही चढ़ जाइए, टेलीविजन के पास जाके देखिए, मोबाइल दोनों पॉकेट में ऊपर रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वह सील्ड किए गए कंडक्टर के सरफेस तक ही पहुंचता है। उसके अंदर जो पेसमेकर एक्चुअल मशीन रखा हुआ है वहां तक वो पहुंचता भी नहीं है। ये अपना काम भी करता है और इसे बाहर के अनवांटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। लेकिन अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे आप? तो दो, एक तो कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल और दूसरा कंडक्टर के सरफेस, कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए लाइन कुछ यहां से जा रहा है और ऐसे मैंने मान लिया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, तो सही है ना? ये गलत है। क्यों गलत है? पहला तो ये लाइन कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है,
लाइन परपेंडिकुलर तब होएगा जब वो लाइन आगे पीछे बढ़ाने पर सेंटर को ज्वाइन करेगा। ये लाइन सेंटर को ज्वाइन नहीं कर रहा मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। और दूसरा इससे गलत है कि अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसे तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो किस बात का ख्याल रखा जाए? ये ख्याल रखा जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऐसे ना दिखाएंगे, लाइन को आप ऐसे दिखाएंगे। दिस आपके कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगा और अंदर में आपका एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडक्टर के साथ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखा जाए। अब हम सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनकी बात करनी है। यही तो दो खास है। मेनली हम अपनी लाइंस का इस्तेमाल करते क्यों हैं? इसलिए कि हम किसी भी चार्ज या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करी जाए। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है, लाइन लिख देना जरूरी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया at a point represents magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हम चार्ज के सराउंडिंग में जाके एक सरफेस को रख देते हैं। चार्ज के सराउंडिंग में जाते हैं और एक सरफेस को रख देते हैं। उस सरफेस के यूनिट एरिया से, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जितना लाइन उस सरफेस से बाहर निकलता है या सरफेस में इंटर करता है, उस लाइन के नंबर को पर यूनिट एरिया जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, पर यूनिट एरिया पे ना जाइए। पर यूनिट एरिया तो सिंपल चीज है। जैसे आप कोई लैंड खरीदने जा रहे हैं, एक बड़ा सा जमीन खरीदने जा रहे हैं, आपको 2000 स्क्वायर फुट एरिया लेना है। इतनी जमीन आपको परचेज करनी है किसी काम करने के लिए। तो आपको जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वह 1 स्क्वायर फुट का दिया जाएगा कि भैया 1 स्क्वायर फुट का इतना पैसा लगेगा, 50 रुपए स्क्वायर फीट हम आपका काम करेंगे। अब आपको 2000 स्क्वायर फीट में काम करवाना हो या 50,000 स्क्वायर फीट का काम करना हो, आपने 1 स्क्वायर फीट का जो रेट है, जो प्राइस है वो समझ लिया है तो सब काम कर सकते हैं। तो ये हो गया यूनिट एरिया। यही 1 स्क्वायर फुट क्या हुआ? यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया का मतलब हो गया कि उसको आप समझकर कोई भी काम कर सकते हैं। मॉल में जाते हैं, आपको मॉल का टोटल सामान खरीदना है जो एक वैरायटी का है, तो आपको एक सामान का दाम बता दिया जाता है कि भैया ये चीज 50 रुपए पर पीस है। अब आप एक चीज खरीदो या पूरा मॉल खरीद लो, वो तो उसी रेट से पता चल जाएगा। तो यूनिट एरिया एक इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, हम किसी चार्ज के सराउंडिंग में हैं, वहां हम यूनिट एरिया लेंगे और उस यूनिट एरिया से उसके परपेंडिकुलर जो लाइंस पेनिट्रेट हो रहा है उसको हम काउंट करेंगे। दैट विल गिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी बात कुछ ऐसे कर सकते हैं,
जैसे यह एक सरफेस है, ओके, इसकी एरिया कुछ ना कुछ होगी, और इससे जितना लाइन आपका पास कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो भी लाइंस हमने लिया है वह सारा लाइंस इस एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इसको हम यूनिट एरिया मान रहे हैं। तो भैया ए एरिया से जितना लाइन पास कर रहा है उसको मैंने एन मान लिया, तो यूनिट एरिया से कितना लाइन पास करेगा, एन बाई ए। दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको समझने के लिए हमें एक टर्म पढ़ना है, जब हम इस चैप्टर को समाप्त करके नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे, गॉस थ्योरम कहेंगे, वहां आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन हम यहां थोड़ा डिटेल्स करना चाहते हैं। आप सुनिए, एक स्फीयर है फ्रेंड्स, स्फीयर को आपने चार्ज कर रखा है, ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज है Q। आप ये कहिए कि यहां से टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना इमर्ज होगा, कितना बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलर ही सही, कुछ रेडियल लाइन खींच के रख लेते हैं, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक, इसी लाइन को एकदम सीधा सा ड्रॉ करेंगे आप, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस वक्त दिखला रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर के इस कंडीशन में, इतना ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना? हमने तो पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग नहीं की गई माइकल फैराडे के द्वारा, पॉसिबल ही नहीं हो सका। आप इस सरफेस से कितने लाइंस को इमर्ज करेंगे, कितना लाइंस को इमिट होता हुआ दिखलाएंगे, कितने लाइन को स्टार्ट करते हुए दिखलाएंगे, ये डेफिनेट नहीं है, ये अनसर्टेन है। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू इनफाइनाइट। लेकिन फ्रेंड्स, फिर माइकल फैराडे को ये लगा, तो फिर फार्मूला कैसे बनेगा, फिर लोग समझ कैसे पाएंगे कि भाई कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा? तो उसको समझने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंसाइज किया। आइए उस बात को समझिए जो इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा। फ्रेंड्स, माइकल फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्स के बदले एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस किया। लाइंस ऑफ फोर्स के बदले, लाइंस ऑफ फोर्स के बदले एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस किया, ट्यूब्स ऑफ फोर्स। और उन्होंने ट्यूब्स ऑफ फोर्स के थ्रू एक फॉर्मूला डिजाइन किया है, और वही हमें समझा देता है कि किसी चार्ज्ड पार्टिकल या ग्रुप ऑफ चार्जेज के सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन कौन सी है। आप देखिए, ये मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर ही है, चार्ज्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना रिप्रेजेंट करके एक ट्यूब रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए, ये आपका
ट्यूब्स, हर ट्यूब से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करा जा सकता है। एक एक ट्यूब के अंदर करोड़ों करोड़ों लाइंस हो सकते हैं, जिस लाइंस के नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए तो कह रहे थे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वह इनफाइनाइट एज्यूम करे जा सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो काउंटिंग नहीं कर सकते, साइंस आज तक उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो आज हमारे पास उपाय भी है, उसे काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक एक ट्यूब की बात ना करके अगर हम ये बात करें कि किसी भी चार्ज्ड बॉडी से कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्स को हम इमेजिन कर सकते हैं, उसकी संख्या इनफाइनाइट नहीं है। ठीक सुना आपने, हम रिपीट करते हैं, ट्यूब्स ऑफ फोर्स की संख्या फाइनाइट है और उसे कैलकुलेट करने का एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला भी उन्होंने सजेस्ट किया है, जो फॉर्मूला आज लिख तो जरूर देंगे लेकिन उसको मेनली आप गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे, जिस आर्टिकल का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसका डिस्कशन भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको सुनना समझना चाहिए ताकि आज की बातों को ही फ्यूचर में आप लिंक कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी चार्ज बॉडी से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इमेजिन करा जाए, इसकी संख्या तो निश्चित नहीं है, इनफाइनाइट बोलिए, लेकिन ट्यूब्स ऑफ फोर्स के टर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स। हम लोग आज ट्यूब न बोल करके, बहुत सारे ऑथर्स इस ट्यूब की ना चर्चा करके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात करते हैं। हर ट्यूब को एक लाइन मान करके आप स्टडी करते हैं। किसी भी जगह पर आप अगर कोई फॉर्मूला पढ़ रखे हैं या पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कोई बॉडी आपका इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है कितना, उसके निकालने का फॉर्मूला ये है, तो वो एक्चुअली उसका नहीं है, वो ट्यूब्स ऑफ फोर्स का है। लेकिन ट्यूब्स ऑफ फोर्स, हर ट्यूब्स ऑफ फोर्स को एक लाइन मानकर ही हम स्टडी करते हैं। आसान है और बात भी सब समझ में आ जाती है। तो ये है आपका Q अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब यहां पे चार्ज इस स्फेरिकल कंडक्टर कितना दिया है आपने, K मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अगर ये एयर या फ्री स्पेस में रखा हुआ है स्फेरिकल कंडक्टर तो K का वैल्यू 1 सेट कर दीजिए, तब फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही दिखेगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो जानते ही आप, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? N टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स, बट आजकल इसी को कहा गया है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने दे दिया, बट इस फॉर्मूला के साथ लाइंस में बोला जाए तो समझिएगा मिसनोमर है, मतलब गलत चीज फेमस है, हम लोग उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। के है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट आप इसको जानते हैं, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा गया है, जिसकी वैल्यू हमें याद रखना चाहिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे आप टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स, मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, तब उसकी जो नंबर है वो आपको फिक्स्ड हो जाएगा कि कोई भी चार्ज इतने मैग्नीट्यूड का है तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होगी। और फ्रेंड्स, हमने कहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इमेजिनरी लाइंस है, इसीलिए तो इमेजिनरी कहा गया कि जब आप इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करते हैं तो फ्रैक्शनल में मिलता है, 88.6 भी मिलेगा आपको। और लाइंस तो एक्चुअली फ्रैक्शनल होता नहीं है, तो ऐसे लाइंस को हमारे फैराडे साहब ने इमेजिनरी लाइंस कह दिया। एक्चुअली ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होगा? ए होगा, स्फीयर का एरिया ए होगा। अब हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ये है नंबर ऑफ
ट्यूब्स ऑफ फोर्स, इसको बाद में चलेंगे तो फाई से रिप्रेजेंट किया गया है और इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया है, जो हम लोग गॉस के थ्योरम में पढ़ेंगे उस समय था। लिख इसलिए दिए कि ये एन आज के बाद नहीं लिखेंगे, जब भी यहां पर लिखेंगे फाई ही लिखेंगे। जो नंबर है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया उस नंबर को मेजर करने के लिए, उस नंबर को काउंट करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अगर ये स्फेरिकल है तो हम एक बात करते हैं। क्या कहा था मैंने, ए एरिया में कितना नंबर ऑफ ट्यूब्स, एन। अब नंबर ऑफ ट्यूब्स तो यूनिट एरिया में एन बाई ए, यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई बराबर एन बाई ए, एन का मतलब दिस Q upon K epsilon naught, Q upon K epsilon naught upon A, Q upon K epsilon naught, और A की वैल्यू फ्रेंड्स, Q upon K epsilon naught, A की वैल्यू, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप सजा के लिखेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। आप गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के कारण। और हम कभी न कभी ये बात बोले ही होंगे कि स्फीयर को दिया गया चार्ज उसके सेंटर पे एज्यूम करके उसके सराउंडिंग में उसका असर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब स्फेरिकल बॉडी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके सामने आ चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ tubes of force per unit area normal to the area gives a strength of electric field। तो E बराबर n by a, n means number of tubes of force, जिसको बाद में phi से रिप्रेजेंट करेंगे, Q upon K epsilon naught, Q upon K epsilon naught। K है, अगर कोई मीडियम है आप K लिख दीजिए, तो इसी को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q by R स्क्वायर। ये K बराबर 1 हो जाएगा। और स्फीयर को आपने एरिया किसी एयर या फ्री स्पेस में रखा है, के रहेगा। अगर एयर या फ्री स्पेस को छोड़कर किसी अदर मीडियम में रखा है। हालांकि यहां बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला इस वक्त कोई काम का नहीं है। जब फ्लक्स डिटेल से पढ़ेंगे तभी इन चीज का यूज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन अराइज नहीं होता है जहां आपको फॉर्मूला की नीड है। इसलिए आप इसे डिफिकल्ट मत समझिएगा कि सब प्रॉपर्टी तो आसान था, इसी में बहुत बात है। कुछ नहीं है, मैंने जानबूझकर बस एक्स्ट्रा बताया है कि सुना हुआ रहेगा। जब दोबारा सुनेंगे, जब सेकेंड टाइम किसी बात को सुनते हैं तो वह थोड़ा ड्यूरेबल हो जाता है। हमने इसलिए इसकी चर्चा कर दी है। तो आप एक बार फिर से बस रिकॉल कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे। पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको एक एग्जांपल से हमने समझा भी दिया। और आज की आखिरी पॉइंट, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डायरेक्शन वाइज कैसे समझेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 10। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पहले क्लास में हम लोग कुछ ट्रिक देकर के सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके लिखा दिए थे बगैर समझाए बुझाए। उसके बाद के क्लास में हम लोग 6 प्रॉपर्टी तक जा सके थे और अब आज समाप्त हो रहा है। टोटल 3 क्लास हो गए। चौथे क्लास में हम अपने मन से डीपीपी छोड़ के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि आपका जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट अभी और भी क्लियर करना बचा हुआ होगा वो 100% हो जाएगा। तब फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए फ्री होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए हम नंबर 10 की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आप, वह टेंजेंट उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यह आपका एक टेंजेंट है।
अगर ये आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो इसके इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो यह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बिल्कुल ना समझिएगा कि यह एक पाथ है किसी चार्ज के सराउंडिंग का जिसमें हमने किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए फ्री कर दिया होगा और उस पाथ पर ट्रेवल कर रहा होगा। ना, ये किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ नहीं है। इस लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसके डायरेक्शन को आप फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यह भी एक टेंजेंट है और यह अगर ये टेंजेंट है तो यह भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लीजिए पॉइंट क्यू है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए, हम कुछ लाइंस खींचते हैं, ये लाइंस अगर पैरेलल है, अगर इक्वी डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये सिंबल है हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जाएंगे आप तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको सेम मिलेगा। केवल मैग्नीट्यूड बदल जाए या केवल डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है और बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल, ऐसा खींचा मैंने, हाँ स्ट्रेट लाइंस है, सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम ही डायरेक्शन मिलेगा, बट लाइंस के बीच का गैप डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हम कुछ और भी ड्रॉ करना चाहेंगे। ये है लाइंस के बीच का गैप सेम है, बट ये लाइंस का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 तरह से। एक तरीका यूनिफॉर्म का और 3 तरीका नॉन यूनिफॉर्म का। कैसे? यूनिफॉर्म का मतलब उस रीजन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड बदल जाए और डायरेक्शन ना बदले, लाइक दिस, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नीट्यूड ना बदले, डायरेक्शन बदल जाए, ये लाइंस के बीच का गैप इक्वल है बट एरो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है बट डायरेक्शन बदल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इनके बीच का गैप भी बदल दीजिए, लाइक दिस। अब यहां मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर हम 2 प्रकार के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, इन दोनों में कौन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर, दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों ही जो सिचुएशन आपको दिखलाए गए हैं, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। बट यहां पर यूनिट एरिया में जितने लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है उतने ही एरिया में कम लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है। इसको कहते हैं क्राउडेड लाइंस और इसको कहते हैं डिस्टेंट लाइंस। तो क्राउडेड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है? कहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंट लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है? कहेंगे वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप अगर लाइंस के सारे प्रॉपर्टीज को याद रखते हैं तो डेफिनेटली आप हर तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना समझ लेते हैं और उसके डायरेक्शन को तो समझ ही जाते हैं। तो ये हमारा
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी था फ्रेंड्स। अब थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वो करके काम आपका खत्म कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि अगले क्लास में हम जब कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा हो। फिर उसके बाद DPP 7, 8 और 9 में हाथ लगा दीजिएगा। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।